Hello everyone, welcome back to this YouTube channel। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जीके जीएस का ये सेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पिछले साल या कोई भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही हम लोग लेके यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा संपादित होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपादित होता है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो जितने भी हरे पौधे होते हैं, ठीक है, सभी हरे पौधे द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का संपादित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, हरे, जो भी हरे पौधे होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए आपको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, सनलाइट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और इसमें क्या करता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो जो ध्वनि होता है, ठीक है, साउंड या फिर साउंड पोल्यूशन जो होता है उसको मेजर करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण का तो इसका हम लोग मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है, मान लीजिए कहीं शोर हो रहा है तो कितने डेसिबल का शोर हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन में जो हम भी बोल रहे हैं तो वो कितना डेसिबल पे मेरा आवाज़ जा रहा है आपके पास, तो उसको यूनिट मतलब समझ गए ना कि जो साउंड होता है ध्वनि उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। ठीक है, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो अगर सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें भारत का तो वो था कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है वो भारत का सबसे पहला नेशनल उद्यान है। तो आपको बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो कॉर्बेट नेशनल उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसका कि नाम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है तो ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यानी कि किस राज्य में है, बस आपको ये बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस का तो प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, जब भी पर्यावरण दिवस की बात करें तो आपको कौन सा डेट याद रखना है, 5 जून। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, एलपीजी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब फुल फॉर्म आपको बस पता होना चाहिए कि किसका ये संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि जो देखिए गैस है, ठीक है, गैस को क्या किया गया, कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उसी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि घरेलू पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसपे हम लोग घर में खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या है, एलपीजी है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है कि जो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो जो हमारे एयर पोल्यूशन है, ठीक है, हवा में जो भी पोल्यूशन फैले हुए हैं तो उसको कम करने के लिए कौन सा उपाय लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्लांटेशन करेंगे, वृक्षों का रोपण करेंगे तो उससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए वायु प्रदूषण ज़्यादातर किस चीज़ की वजह से होता है, हमारे चारों ओर फैले कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है कि हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, उसके बाद ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे तो सारे जो भी वायु में प्रदूषण है उससे अवशोषित कर लेंगे और हमें ताज़ी हवा यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा किरण है जो पृथ्वी पे आने से पहले उसको ओजोन परत अवशोषित करती है, ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पे पहुंचने से पहले किन किरणों को, उस किरण का नाम बताना है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रोकती है। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है कि हमें रोकती है पराबैंगनी किरण को, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना, ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। तो इसको रोकने का काम कौन करता है,
O3 जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन किस गैस की वजह से होता है? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन की अगर हम बात करें तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो वही चीज़ फिर इसको घुमा के पूछा गया है। तो पृथ्वी की जो सूर्य की हानिकारक किरण है कौन सा है? तो वो है अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरण। तो पृथ्वी को कौन सा जो स्तर है, ठीक है, कौन सा लेवल है जो सुरक्षित रखता है? तो वो है ओजोन स्तर। ठीक है, कौन सा है? ओजोन लेयर, ओजोन स्तर। वो क्या करता है कि पृथ्वी सूर्य की जो हानिकारक किरण है उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट दिया गया कि किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करते हैं। ठीक है, किसी जगह के जो फ्लोरा है, ठीक है, तथा फौना, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। तो फ्लोरा को फ्लावर से याद रखना है। ठीक है, फ्लोरा को किसी से याद रखना? फ्लावर को। ठीक है, जो यहाँ पे फ्लोरा दिया गया है तो फ्लोरा को फ्लावर से याद रखना है कि फ्लावर यानी कि जो भी पेड़ पौधे हो गए, और फौना को एनिमल से याद रखना है। किससे याद रखना है? एनिमल से याद रखना है। तो फ्लोरा और फौना मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ठीक है, जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी जगह के अगर फ्लोरा और फौना जो है वो किस चीज़ को सूचित कर रहा है? तो वहाँ के पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था और समझने लायक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो क्या अवशोषण करते हैं। तो अभी अभी बताया कि हम जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 के नाम से जानते हैं, उसको अवशोषित करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, तो पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं? अवशोषित करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए जो पेड़ पौधे हैं वो प्रदूषण को किस वजह से घटाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके। ठीक है, किसको अवशोषित करके? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है कि भूकंप किससे मापा जाता है। तो जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर किस चीज़ से किया जाता है? तो अगर उसकी हम बात करें भूकंप का, ठीक है, जो अर्थक्वेक होता है तो उसको मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से। ठीक है, रिक्टर पैमाने से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, या फिर सिस्मोग्राफी से भी भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? पूछा जा रहा है कि जो महासागर है, ठीक है, तो महासागर में जो जल का स्तर है, वाटर लेवल, तो उसमें वृद्धि का क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है कि जो ध्रुवीय प्रदेश है उसमें बर्फ का पिघलना। ठीक है, जो ध्रुवीय प्रदेश है, जो पोलर एरिया है, उसमें जो बर्फ होते हैं उसका पिघलना, उसके वजह से क्या होता है कि बर्फ जब पिघलता है तो महासागरों में जल का स्तर में वृद्धि दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो पूछा जा रहा है कि उस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था का नाम बताना है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? UN। जो UN है ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो कोशिश करिएगा साथ में नोट डाउन भी करते रहने का, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसको बाद में कहीं भी खाली बैठिएगा तो एक बार देखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो उस लवण के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। तो उसका हम लोग हाइग्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं। जो लवण किसको बोलते हैं? साल्ट। ठीक है, लवण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो साल्ट बोलते हैं। तो उस साल्ट के बारे में पूछा जा रहा है जो जल को ऑब्जर्व करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक साल्ट उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई नदी है और वो प्रदूषित है, ठीक है, तो उसके स्तर को किस तरह से मापा जाएगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BOD। ठीक है, क्या हो जाएगा? BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस पैमाने पे इसको मेजर किया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई नदी है तो उसका पोल्यूशन मेजरमेंट करने के लिए BOD का प्रयोग किया जाता है। BOD का फुल फॉर्म बता दिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, DIMAND। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसके सबसे ठंडी परत के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सी सबसे ठंडी परत है। तो वायुमंडल की अगर सबसे ठंडी परत की बात करें तो जो मध्य मंडल है, ठीक है, जो मध्य मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में प्रोजेक्ट
टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात किया जा रहा है कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था। तो अगर भारत की हम बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। तो ये सन आपको याद रखना है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्क के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ठीक है, तो एक प्राणी है जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, तो वो कौन सा प्राणी है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो वो होता है केंचुआ। ठीक है, जो केंचुआ होता है जिसको हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको अर्थवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थवर्म। ठीक है, तो जो अर्थवर्म होता है वो किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मतलब मिट्टी होता है उसको और ज़्यादा फर्टिलाइज बनाता है। ठीक है, उपजाऊ बनाने का काम करता है, इसलिए इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जो चिपको आंदोलन है, आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। इसमें हुआ यह था कि जो भी मतलब जब पेड़ पौधे की कटाई हुआ करती थी तो जो वहाँ के लोकल लोग थे वो पेड़ पौधे से चिपक जाते थे। ठीक है, पेड़ से चिपक जाते थे और वो बोलते थे कि पहले पेड़ काटने से पहले हमसे मतलब हम पे आपको कुल्हाड़ी चलाना पड़ेगा। तो चिपको आंदोलन में यही चीज़ बताया गया था, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को पता चल गया कि अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारे लिए कितना ये मतलब हेल्पफुल होगी, पर्यावरण हमें कितना बचाती है, हमारी रक्षा करती है प्रदूषण से। ठीक है, तो इस वजह से चिपको आंदोलन चलाया गया। वही उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आज के डेट में भी बहुत वहाँ पे हरियाली देखने को मिलेगा, चारों तरफ पेड़ पौधे पहाड़, बहुत लोग उधर घूमने भी जाते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उत्तराखंड जरूर जाइएगा और वहाँ पे बहुत सारी धार्मिक स्थल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो भी जीव हैं, ठीक है, तो उनके जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है उसका स्टडी किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है इथोलॉजी। ठीक है, उसको इथोलॉजी बोला जाता है। तो जो जीवों के व्यवहार है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो समुद्री शैवाल होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, यानी कि किसका महत्वपूर्ण सोर्स है किस चीज़ का? तो जो आयोडीन है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो जाता है, ठीक है, जिसको घेखा रोग बोलते हैं, तो समुद्री जो शैवाल होते हैं उसमें आपको आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा, ये महत्वपूर्ण सोर्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो समुद्र के अंदर शैवाल होते हैं उसमें आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आयोडीन हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है? तो ये हमारे गोइटर रोग से बचाता है, जिसको हम लोग घेघा रोग भी बोलते हैं। अगला है सैक, जिसका दूसरा नाम लाइकेन है। तो क्या है? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो सैक है जिसको लाइकेन भी बोला जाता है, तो ये क्या है? इसका ये है सहजीवी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सहजीवी है। जो सैक लाइकेन है वो क्या है? सहजीवी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि CNG, ठीक है, CNG यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका फुल फॉर्म CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो आप देखे होंगे अब तो बहुत जगह CNG चल रहा है, पहले सिर्फ दिल्ली में चलता था, फिर धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट ने क्या किया? बढ़ावा दे दिया, क्योंकि CNG जो होता है ना, इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, और ये सस्ते दामों में भी मिल जाता है। तो CNG जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं, तो इसके ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है। तो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे CNG हम लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो CNG है इसका प्रयोग किस रूप से किया जाता है? तो ईंधन और ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में किया जाता है वाहनों और उद्योगों में। CNG का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो CNG का फुल फॉर्म अभी आपको बता दिए। कंप्रेस्ड, C स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड, N स्टैंड फॉर नेचुरल एंड G स्टैंड फॉर गैस। तो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, जिसका प्रयोग वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है और इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।